हाँ जी, चलें। तो अभी आज की इस क्लास से हमारा जो सेकंड ग्रुप का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कौन सा? CMSL। CMSL का मतलब है कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉज को आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ग्रुप के अंदर आप लोगों ने मोस्टली जो भी पर्सन यहाँ पर पहुँचते हैं तो ये मान के चलते हैं कि आप फर्स्ट ग्रुप पर के आए हो, है ना? तो मैं अगर आप लोगों को बताऊं कि फर्स्ट ग्रुप के अंदर ये जो चार सब्जेक्ट जिसको मैं एकदम शॉर्ट में लिख लेता हूँ, कंपनी लॉ था, JIGL था, आपका SBIL था, और फिर जो CFM जिसको अपन अकाउंट्स और कहते हैं, ये सब था। तो इसकी जब आप प्रियम्बल देखोगे तो आपको पता पड़ेगा केवल कंपनी लॉ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आपसे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मांगी गई है ना? और आपने अगर पेपर भी देखा होगा ना, जो भी अभी आपने पेपर लिखा है, तो JIGL के अंदर तकरीबन है ना 40 to 50% ऐसे क्वेश्चंस थे जो सीधे सीधे थे। आपको ध्यान है, पीछे के जो पांचवा क्वेश्चन हो गया, छठा क्वेश्चन हो गया, आप पीछे के क्वेश्चन थे, और आगे पहला वाला क्वेश्चन भी केस स्टडी वाइज था, लेकिन उसके अंदर जब वो 20 नंबर के क्वेश्चंस आए थे ना, वो सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन थे, उसमें इतना कुछ घुमाव नहीं था। लेकिन कंपनी लॉ के अंदर सारे क्वेश्चंस कैसे पूछे थे? एक केस स्टडी वाइज, यानी आपसे एक केस रखा गया, क्योंकि यहां पर इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी आपसे एक्सपेक्ट करता है कौन सा नॉलेज? कंसेप्चुअल नॉलेज। मैं अब इस स्लाइड को हटा रहा हूं और मैं अब यहां पर लेकर आता हूं सीधा मॉड्यूल नंबर 2, पुराने जमाने का, लेकिन अब नए कोर्स के अंदर ग्रुप नंबर 2। हम 2026 के अंदर है, और जो सब्जेक्ट ग्रुप नंबर 2 के अंदर दे रखे हैं और ग्रुप नंबर 1 में दे रखे हैं, उसमें सबसे बड़ा फर्क पता है क्या है? ग्रुप नंबर 2 नए भारत का है। नए भारत का मतलब ऐसा नहीं कि वो पुराने भारत का था। यहां पर आपको CMSL मिलेगा, जिसको अपन बोलते हैं कैपिटल मार्केट और सिक्योरिटीज लॉ। यहां पर आपको जो दूसरा सब्जेक्ट है वो है इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लॉ, या इकोनॉमिक कमर्शियल लॉ एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ कह सकते हैं इसको, IPL कह सकते हैं, या IPR भी कह सकते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी कह सकते हैं, जो आपके नाम से, इसी नाम से मॉड्यूल में जाना जाता है। और थर्ड जो सब्जेक्ट है वो है टैक्स। और अगर आप इस सब्जेक्ट को डिकोड करोगे ना, तो इट्स नॉट टैक्स या इट्स नॉट टैक्सेशन, इट्स टैक्स लॉ, है ना? तो यहां पर भी आपको टैक्सेशन नहीं दे रखी है कोर्स में, आपको क्या दे रखी है कोर्स में? टैक्स लॉ दे रखी है। टैक्सेशन और टैक्स लॉ के अंदर फर्क इतना है, यानी आप इसके ऐसा कोई मैं डिस्टिंग्विश नहीं बता रहा हूं, बट कहने का मतलब यहां पर जो आपको फोकस करवाया जाएगा वो किस पर करवाया जाएगा? लॉ के ऊपर, कि आपको टर्म्स समझ में आनी चाहिए, डायरेक्ट टैक्स की, इनडायरेक्ट टैक्स की। हाँ, सीए भैया जितने आप उतने केस स्टडीज करो, आप उतनी टेक्निकल इश्यूज को सॉल्व करो, ऐसा आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं की जाएगी। सीधा सीधा चलेगा। टैक्स लॉ और सीए के अंदर होता है टैक्सेशन। फर्क समझना इन दोनों सब्जेक्ट में। हाँ, अगर आप CS प्रोफेशनल में पहुंच जाओगे तो वहां पर एडवांस टैक्स में आपको सीए भैया जैसा भी पढ़वाने की कोशिश की जाएगी। पर अब आपको पता है कोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी चेंज करती रहती है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ने अब अपना पूरा गौर कर दिया है इंस्टीड ऑफ अकाउंट्स और इन सब के, किन के ऊपर? लॉस के ऊपर। फर्स्ट ग्रुप के अंदर भी ऐसा ही कर रखा है, जो कॉस्टिंग और FM दोनों मिलाकर ही टोटल 50-50 यानी 60 और 40 नंबर यानी 100 नंबर की दे रखी है। अब मैं यहां पर आता हूं इन दो सब्जेक्ट पर, सब्जेक्ट नंबर 1 और सब्जेक्ट नंबर 2। दोनों लॉज हैं। मैं आपको अब चूंकि आप फर्स्ट ग्रुप कर चुके हो मोस्ट ऑफ द पर्संस, मैं ये मान के चलता हूं, तो इन दोनों में मैं आपको फर्क बताता हूं ताकि तुम इसके बेस को समझो। इट्स काइंड ऑफ JIGL। JIGL था ना अपना, अरे क्या था, 17-18 एक्ट थे, उनको पढ़ना था, जिसमें से भी आप लोगों के तो ऐसे लकी थे दिसंबर वाले, तो आपके तो कोर्स से भी वो हटा दिया गया था, है ना? 4 एक टॉपिक हटा दिए गए थे, तो टोटल कोर्स में 15 टॉपिक ही बचे थे। यहां पर भी आपके पूरे कोर्स के अंदर तकरीबन तकरीबन 15 से 17 चैप्टर्स हैं, जिसमें से भी 5 से 6 चैप्टर्स फेमा के हैं, 5 से 6 चैप्टर्स मिसलेनियस हैं, और 5 चैप्टर्स किसमें से हैं? IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। IPR अकेला कितने मार्क्स का है? 40 मार्क्स का।
और जो इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लॉ है ये टोटल कितने मार्क्स की है 60। इसमें भी सुन लेना, इसमें भी 2 पार्ट है। हालांकि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ने ऐसे कोई पार्ट करे नहीं है, लेकिन आपको है ना दिख जाएंगे कि यहां पर 2 पार्ट है, क्योंकि फर्स्ट 5 to 6 चैप्टर्स, या फिर मेरे को जितना ध्यान है फर्स्ट 7 चैप्टर्स किसके लिए? फेमा। फेमा किसके ऊपर है? फेमा के ऊपर है ना। फेमा, फेरा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन, ये सभी। और रिमेनिंग जो 6-7 चैप्टर्स हैं वो किसके लिए? रिमेनिंग कमर्शियल लॉ, जैसे कंपटीशन क्या होता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या होते हैं, ठीक है ना, आपका ये जो रेरा है ये क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, आपका जो इकोनॉमिक जो फिजिटिव ऑफेंडर्स होते हैं भगोड़े, जैसे अभी आपको पता होगा कुछ भगोड़ों को जानते होगे आप, चाहे वो नीरव मोदी हो, चाहे वो ये आपके ललित मोदी हो, चाहे ये आपके किंगफिशर एयरलाइंस के विजय माल्या हो, ये सब देश छोड़कर भाग गए। तो इनको रोकने के लिए या इन तरीके के पर्सन्स को पकड़ने के लिए एक एक्ट बना रखा है फ्यूजिटिव ऑफेंडर, यानी भगोड़ा, उसका नाम भी भगोड़ा होता है, ठीक है ना। तो ये एक्ट, ये सभी एक्ट इसके अंदर है। तो इन सभी को ठीक वैसे ही पढ़ना है जैसे आप क्या पढ़ते हो, जीआईजीएफ। यानी अभी चूंकि मैं ये लाइन आप लोगों को इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि लगभग सभी पर्सन फर्स्ट ग्रुप लेकर चुके हो, लेकिन इस सब्जेक्ट को आपको कैसे पढ़ना है पता है? जैसे आप पढ़कर आए हो कौन सा लॉ, कंपनी लॉ। लेकिन हाँ, मैं इसको कंपनी लॉ नहीं कहूंगा, मैं इसको एडवांस कंपनी लॉ कहूंगा। अपने आप के अंदर अगर मैं कंपनी सेक्रेटरी हूं और मैं आप लोगों को बता दूं कि आई हैव वर्क विद लिस्टेड कंपनी, अगर आप मेरा प्रोफाइल देखोगे ना तो आपको पता पड़ेगा कि मैंने 1 साल 6 महीने ही जॉब की है। मैंने 1 साल 1.5 साल कहूंगा मोटा मोटा मैंने जॉब की है, और मेरी जॉब के 1.5 ईयर लिस्टेड कंपनी में थे। आई वॉज अपॉइंटेड एज ए कंप्लायंस ऑफिसर इन विच कंपनी? लिस्टेड कंपनी। मैं आप लोगों को मेरे अनुभव से कुछ बताता हूं, और है ना, ये अनुभव से जो मैं आपको बात बता रहा हूं ना, ये एकदम साइंटिफिक है, और एकदम साइंटिफिक, और उसको मैं प्रूव भी करूंगा। हजारों हजारों कंपनी सेक्रेटरी है इस देश में, हजारों हजारों, ठीक है ना। आप लोगों को मैं बता दूं कि बहुत चुनिंदा कंपनी सेक्रेटरीज होते हैं जो अपॉइंट होते हैं कहां पर? लिस्टेड कंपनीज में। लिटरली मैं आपको, अब देखो, चुनिंदा से मेरा मतलब नहीं है कि वो एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट होते हैं, ऐसा मैं कोई भी तरीके का क्लेम नहीं करूंगा कि मैं लिस्टेड कंपनी में अपॉइंटेड था तो मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था, ऐसा नहीं है। ये गेम ऑफ लक फैक्टर होना चाहिए, प्लस आप जो इंटरव्यू क्रैक कर रहे हो, है ना, उस इंटरव्यू के अंदर आप इस बात को अश्योर कर लेना कि जो भी पर्सन आपका इंटरव्यू ले रहा होगा कौन सी कंपनी में? लिस्टेड कंपनी में। वो अगर आपसे 10 क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें से 3 से 4 क्वेश्चंस कहां से होंगे? कंपनी लॉ से। अब समझ जाओ 6 से 7 क्वेश्चंस कहां से होंगे? यहां से। उसको पता है कि जो पर्सन ये कर लेगा ना, वो बाय डिफॉल्ट क्या कर लेगा? कंपनी लॉ। हालांकि इस तरीके का कोई शब्द यूज करना नहीं चाहिए, बट मैं आपको बता रहा हूं कि कंपनी लॉ के अंकल जी हैं कौन? सीएमएसएल। अंकल जी से मेरा मतलब आ रहा है कि पहले ऐसा होता है स्टार्टिंग के अंदर, जब है ना, अभी तो हालांकि अभी कुछ साल भर से ऐसा कम होना शुरू हो गया है, वरना स्टूडेंट्स क्या कंफ्यूज रहते हैं कि सर फर्स्ट ग्रुप पहले करें, सेकंड ग्रुप पहले करें। क्यों? क्योंकि सेकंड ग्रुप में कितने सब्जेक्ट होते हैं? 3, तो उनको क्या लगता है 3, है ना। ऐसा नहीं है। ये सब्जेक्ट एक्चुअली देखा जाए तो 90 से 100 घंटे का है, लेकिन जब तुम इसे पढ़ोगे तो तुम्हें पता पड़ेगा कि ये सब्जेक्ट कम से कम 200 से 250 घंटे का है। रीजन क्या है पता है? इसमें जो 100 घंटे एक्स्ट्रा आपसे एक्सपेक्टेशन हो रही है, 100 से 125 घंटे, वो एक्सपेक्टेशन हो रही है किस लॉ के ऊपर? कंपनी लॉ। टिल यू विल नॉट अंडरस्टैंड द कंपनी लॉ डीपली। अब एक और बात मैं आपको और बता दूं कि यहां पर समझ होनी चाहिए। समझ होने का मतलब, समझ होना, आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्टर्स क्या होते हैं, सुन रखा है? आपको पता होना चाहिए प्रमोटर्स क्या होते हैं, सुन रखा है आपने? आपको पता होना चाहिए कि कंपनी के अंदर किस तरीके से जब भी कोई कंपनी सिक्योरिटी इशू करती है तो प्रोस्पेक्टस इशू करती है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट बिफोर इन्वेस्टमेंट, ये जो आपने सुना होगा। तो व्हाट इज द मीन ऑफ प्रोस्पेक्टस? वो भी इसी टॉपिक की बेस के बाद में स्टार्ट होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? तो इसीलिए आप, हमारी जो क्लास की जर्नी स्टार्ट होने वाली है, जो आपको एप्लीकेशन के ऊपर भी ये की ये जो रिकॉर्डिंग मिलने वाली है, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, अभी से ही बता देता हूं, इस चीज को अपन फर्स्ट लेक्चर पर ही ले लें कि मेरी सीएमएसएल की क्लास के अंदर तकरीबन 25 से
40 घंटे की तो एक्सक्लूसिव क्लास कौन सी वाली होगी? कंपनी लॉ की। यानी आपको मैं बता रहा हूं कि उसमें फोल्डर बनेगा बाकायदा, जैसे आप कोई सा भी चैप्टर पढ़ रहे हो। हालांकि स्टार्टिंग के 25-30 घंटे में ऐसा नहीं है, लेकिन एक टाइम पहुंचने के बाद में जो ही आप कोई टॉपिक स्टार्ट करोगे, जैसे आपको पता होगा आप एप्लीकेशन में जो भी टॉपिक ओपन करते हो तो उसमें सारी क्लासेज होंगी, फिर उसमें लिख रखा होगा रिलेटेड टॉपिक फ्रॉम कंपनी लॉ। तो आपको मैं रनिंग क्लास के अंदर मैं बता दूंगा कि आपको किस वक्त कंपनी लॉ के उस लेक्चर को पढ़ना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो आप सीधा उस लेक्चर को मत लेना, तो हम उसकी नंबरिंग वो करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बताना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कब तुम्हें किसका लेक्चर पढ़ना है कंपनी लॉ का और कब तुम्हें वापस से कैपिटल मार्केट के अंदर आना है। अगर आप इस स्मार्ट तरीके से पढ़ोगे, मेरी बात समझना, मैं फिर से बोल रहा हूं, आई मीन इट, हम 90 से 100 घंटे में पूरा कैपिटल मार्केट कंप्लीट कर लेंगे। मैं आप लोगों को यहां पर फिर बता रहा हूं कि इस एक्सपीरियंस का, या जो मैं पिछले 8-10 सालों से पढ़ा रहा हूं और पिछले 8-10 सालों से पढ़ाने के बाद जिस कैपिटल मार्केट को मैंने समझा है, वो कैपिटल मार्केट ये है कि जिस स्टूडेंट ने, जैसा कि इस क्लास में डिस्कस हुआ है वैसा अगर आपने कर लिया, आपके 60% मार्क्स, मैं ऐसी कोई बात या ऐसी कोई हल्की बात मैंने फर्स्ट ग्रुप में नहीं कही थी कंपनी लॉ के लिए, लेकिन मैं जेआईजीएल के लिए कहता था कि आप जेआईजीएल में कितने मार्क्स स्कोर कर सकते हो। से कैपिटल मार्केट में आपको बताऊं, देयर विल बी बेंचमार्क ऑफ 60 मार्क्स, यानी 60 नंबर तो लाने ही है। अगर अगर आप यहां पे पढ़ रहे हैं, अगर आप जो भी पढ़, 60 नंबर से तो क्लास को स्टार्ट करना है। और हाँ, अब मेरे पास में तो होता है ना डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, है ना। मेरी एक स्टूडेंट हो जो यहाँ की नहीं है, बेंगलोर से है, आज से कोई 3-4 साल पहले कोरोना के बाद वाला बैच था, 84 मार्क्स आए थे कैपिटल मार्केट, कोई हद ही नहीं है। उसका मेरे पास मैसेज आया, और मैसेज भी उसने मुझे शायद फेसबुक में किया था, क्योंकि उस वक्त मैं इंस्टाग्राम में नहीं था और शी वॉज नॉट हैविंग माई नंबर, ठीक है ना, क्योंकि मैं इंस्टीट्यूट के थ्रू गया था। तो उसने फेसबुक के थ्रू मुझे एक मैसेज किया जो आज भी मेरे पास में पड़ा है। तो मेरे को पहले लगा वो मजाक कर रही है, भाई आपको भी अभी कोई मैं कह दूं, अभी जैसे सपोज को पढ़ा था मेरे कैपिटल मार्केट में 84 मार्क्स थे, विल यू बिलीव? ठीक है, हाँ ठीक, लेकिन नहीं, मेरे को नहीं हुआ उस भरोसा। देन शी शेयर द मार्कशीट, फिर उसकी मार्कशीट को मैंने रिकन्फर्म, अभी भी मेरे को विश्वास नहीं हुआ। फिर मैंने उनकी कॉलेज में जो पर्सन थे उनसे मैंने बात की, तो उन्होंने कहा हाँ वाकई में 84 मार्क्स है और इंडिया के हाईएस्ट मार्क्स लेके आई है ये, अपने आप के अंदर भगवान जाने कैसे लाई, मैं भी बैठता तो मेरे भी नहीं आते, सीधी सी बात ये है। तो द थिंग इज कि उसने उस चीज को पढ़कर और उसको बहुत शानदार तरीके से लिखा होगा, तभी उसको इतने मार्क्स आए होंगे। से इस एग्जाम्पल से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, अपने को नहीं लाने 84 मार्क्स, परेशान हो जाएंगे, ठीक है ना, फिर आगे एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी। अपने को कितने लाने? 60, और 60 प्लस लेके आना है। 62 हो सकता है, 64 हो सकता है, 65 हो सकता है। मैं आपको एक लाइन बताकर मैं सब्जेक्ट को स्टार्ट करूंगा। जिस पर्सन का फर्स्ट ग्रुप एग्जीक्यूटिव क्लियर हो जाए, मार्क माय वर्ड, जिस भी पर्सन का फर्स्ट ग्रुप सीएस एग्जीक्यूटिव में क्लियर हो जाए, 90% उस पर्सन का कंपनी सेक्रेटरी बनना तय है। क्या आप इस बारे में जानते हो क्या? 90% तय है कि वो अल्टीमेटली क्या बनेगा? कंपनी सेक्रेटरी। सेकंड ग्रुप कभी आपको रोकने वाला नहीं है, बशर्ते आपने एक स्ट्रेटेजिक तरीके से 300 350 घंटे की बहुत अच्छी, वहां पर 700-800 घंटे है, यहां पर 350 घंटे रीड विद 100 आवर्स ऑफ विच लॉ? कंपनी लॉ। मैं हमेशा उस वर्ड को यूज करूंगा, कंपनी लॉ के 100-150 घंटे के साथ में अगर आपने यहां 300 350 घंटे बहुत शानदार वाली मेहनत कर ली ना, आप बहुत ज्यादा इजीली यहां पर क्रैक कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस तरीके की बात के थ्रू मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि आप कैपिटल मार्केट और सिक्योरिटी लॉस को बहुत ज्यादा अच्छे से अगर देखते हो, तो ये क्या करता है कि आपको कंपनसेट करवाता है। ये कंपनसेट करवाता है टैक्स के अंदर, अगर हमारा पेपर ऊपर नीचे हो जाए, ईसीएल एंड आईपीआर के अंदर, वहां पर क्योंकि मैंने आपको बताया वो पेपर किसकी तरह आता है, जेईजीएल की तरह, तो हो सकता है कि कुछ सीधे सीधे 3-4 क्वेश्चंस आ जाए जो हमने स्किप हो चुके हो या हमने उस पर अच्छे से पढ़ाई नहीं की हो, तो कई बार वहां पे मामला अटक जाता है 42 नंबर से, 45 नंबर से, 46 नंबर से, 40 नंबर से, है ना। तो ऑन द वेरी टाइम दिस कैपिटल मार्केट विल हेल्प यू टू मेक द एग्रीगेट 150। तो दैट इज वाई मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए अब आपको भी यहां पर मैं लेकर आता हूं, और सब्जेक्ट का नाम आप सभी को पता है, दिस वन इज द
कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ। फुल फॉर्म इसकी शॉर्ट फॉर्म इसको CMSL नाम से जाना जाता है। तो इस टॉपिक पर अगर आप गौर करोगे तो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट कौन सा? कैपिटल मार्केट्स, और फिर कौन सा? सिक्योरिटीज लॉ। अब मैं अगर यहां पर इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी के लर्निंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आता हूं, अगर इन्होंने दे रखा है तो बिल्कुल दे रखा है, सुनना। टू अक्वायर, पहली बात तो सुन लेना, लेवल ऑफ नॉलेज जो मैं बताना चाह रहा था, जिसके बारे में अभी मैं जिक्र भी कर रहा था, विच लेवल दे रिक्वायर एक्सपर्ट नॉलेज। विच नॉलेज? भैया जी, आपको कैपिटल मार्केट को भी कंपनी लॉ की तरह कौन से लेवल से पढ़ना पड़ेगा? एक्सपर्ट नॉलेज से। और फिर ऑब्जेक्टिव क्या है कि भैया आपके पास एक नॉलेज होना चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, किसकी? सिक्योरिटीज लॉज की, और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ विच मार्केट? कैपिटल मार्केट। और इसके दो पार्ट्स हैं। कैपिटल मार्केट है कितने पार्ट मार्क्स का? 60 मार्क्स का, है ना। और इसके अंदर तकरीबन अगर आप देखोगे 7, 8, 9, 10, 11 चैप्टर्स है। और फिर कौन सा है? सिक्योरिटीज लॉ, और उसके अंदर आपको दे रखे हैं तकरीबन ये कितने 16 और 17 टॉपिक्स आपके, यानी रिमेनिंग जो टॉपिक्स हैं वो आपको पीछे वाले पार्ट के अंदर दे रखे हैं। इज इट क्लियर? हेलो, चलें। अब मैं अभी आपको एक और चीज बता देता हूं, एक सेकेंड, केवल एक सेकेंड के लिए रुकना। वो पुराना वाला डाउनलोड हो गया था, बट ऐसा कोई वो नहीं है, हम इसको यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है, कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ, ठीक है। अब हम वापस से आते हैं, ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्टिव वहीं पे जो एक्सपर्ट वर्ड था वो पुराना वाला था। अब नए वाले मॉड्यूल ने, पहले मॉड्यूल होता था, अब क्या हो गया? ग्रुप। तो वो जो PDF डाउनलोड हो रखा था ICSI की वेबसाइट से, वो पुराना वाला डाउनलोड हो गया था। बट एनीवे शब्द वही है अगर आप यहाँ देखोगे। अब इंस्टीट्यूट ने पता है क्या किया है कि जो एक्सपर्ट नॉलेज है ना, उसको इन्होंने पता है किस वर्ड से डिनोट किया है? कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। मैं आपको बताता हूं ये वाला। अब ये थोड़ा सा, क्योंकि क्या पूरी फाइल डाउनलोड हो गई है, देख रहे हैं आप इसको क्या लिख रखा है? कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। देखो, अब इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ने तो अभी जो आपका स्टडी मटेरियल जो डाउनलोड हो चुका था इस अभी लाइव के अंदर, वो पुराना वाला डाउनलोड हो गया था। तो मैं इसलिए मेरे को वो नीचे देखते ही मेरे को कंटेंट समझ में आ गया था। तो सुनना, इसके दो पार्ट है। पार्ट वही है। पार्ट नंबर फर्स्ट कौन सा है? कैपिटल मार्केट। और पार्ट नंबर 2 कौन सा है? सिक्योरिटी लॉ। फर्क इतना है, यहां पर कैपिटल मार्केट कितने मार्क्स का है? 40 मार्क्स का। और सिक्योरिटी लॉज कितने मार्क्स का है? 60 मार्क्स का। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? सब्जेक्ट का नाम वही है, CMSL। तो अब मैं इसको इन शॉर्ट यहां पर करता हूं, सुनना। यहां पर बात को समझना। और अगर मैं यहां पर इस टॉपिक को इस दो तरीके से बांटता हूं, पहला तो कौन सा है? CM की फुल फॉर्म कैपिटल मार्केट। और सेकंड पार्ट कौन सा है? SL, दैट इज फॉर विच मार्केट? सिक्योरिटीज लॉ। कैपिटल मार्केट कितने मार्क्स का है? 40 मार्क्स का। सिक्योरिटी लॉ कितने मार्क्स का है? 60 मार्क्स का। अब तुम सोच रहे होगे कि मैं घूम फिर के वो बातें बार बार क्यों बोल रहा हूं। उसका एक रीजन है, आइए यहां पर आप गौर करना। कैपिटल मार्केट में, कौन से मार्केट में? कैपिटल मार्केट में आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए। मैं ये बताने के लिए आया हूं। और तुमको हमेशा जो स्टूडेंट होता है ना, वो इस चीज को इग्नोर कर लेते हैं। आप वर्ड पर गौर करो। टू प्रोवाइड द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट? वर्किंग ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया। तो कृपया कर इस बात को समझ लेना कि जो फर्स्ट 40 मार्क्स का आपको कौन सा मार्केट पढ़ाया जाएगा? कैपिटल मार्केट।
उसमें मेरे से और या जो भी पर्सन पढ़ा रहे हैं या इनफैक्ट आप खुद भी पढ़ रहे हो, पढ़ते वक्त ध्यान रखना आपको यहां पर केवल भी नहीं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी क्या होती है तुमको पता है, यानी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कौन से मार्केट की, कैपिटल। लेकिन अगर बात की जाए किस लॉज की, सिक्योरिटीज लॉज की, तो वहां पर कौन सी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। तो मैं वापस से इस सब्जेक्ट पर आता हूं। अब शायद आप मेरी बात को समझ में आ चुके होंगे कि पिछले 7-8 मिनट से मैं इधर से उधर जिगजैग क्यों हो रहा हूं, क्यों मैंने पुराने मॉड्यूल को देखते ही भाप लिया, मैंने कहा यहां पर कुछ गड़बड़ चल रही है, ठीक है ना। कैपिटल मार्केट पर आपको क्या चाहिए, बेसिक्स, और यहां पर आपको क्या चाहिए, हम कह सकते हैं एक्सपर्ट नॉलेज, और या फिर कौन सा, कॉन्सेप्चुअल। जैसे हमको कौन से लॉ का चाहिए होता था, कंपनी लॉ का। तो ध्यान रखना, पार्ट ए और पार्ट बी के अंदर बी नंबर जो पार्ट होगा ना, उसका पेपर तो किसकी तरह आएगा, कंपनी लॉ की तरह, पूरी केस स्टडीज बनी हुई आएगी, आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। वहीं पर पार्ट नंबर जो ए होगा ना, वो कंपैरेटिव टू पार्ट ए के थोड़ा सा क्या होगा, सीधा साधा होगा, इजी होगा कंपेयर टू पार्ट नंबर बी के। इज इट क्लियर। और रीजन क्या है, मैथमेटिकल समझो इसको, साइंटिफिकली समझो इसको, क्योंकि यहां पर आईसीएसआई ने खुद ने ही अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव के अंदर, अपने आईसीएसआई के इस मॉड्यूल के अंदर ये क्लैरिटी के साथ बता रखा है कि हियर यू आर सपोज टू हैव विच नॉलेज, बेसिक नॉलेज, एंड हियर यू आर सपोज टू हैव विच नॉलेज, कंसेप्चुअल नॉलेज और एक्सपर्ट नॉलेज, व्हाटएवर वी कैन से। इज इट क्लियर। अब मैं इसको भी यहां से हटाता हूं, हम तो इस सब्जेक्ट को एक साथ रख लेते हैं, CMSL। इज इट क्लियर। मैं केवल 3 से 4 मिनट निंदा करूंगा। निंदा से मेरा मतलब अपोज करना है ना, और अपोज करना किसी को डिफेम करना नहीं होता है ना। और वो ये है कि जिन व्यक्तियों ने या जिन व्यक्तियों के समूह ने, है ना, इस आईसीएसआई के स्टडी मटेरियल को बनाया है, उन्होंने गलतियों की पराकाष्ठा की है, हाईएस्ट गलतियां। यानी आपने कैपिटल मार्केट और सिक्योरिटी लॉ को पहली बार 2 पार्ट में बांटा क्यों। तो आप कह रहे हो, आप ये कहोगे सर पहले भी तो बटा हुआ था। तो इसी राग में मैं पहले भी चिल्लाता था कि क्या है कैपिटल मार्केट सिक्योरिटी लॉ, और तुम इसको बांट रहे हो तो उसको जस्टिफाई तो करो। बांट तो दिया है लेकिन क्या नहीं कर रहे, जस्टिफाई। मैं आपको बताता हूं, और जिस दिन तुम इस क्लास को 25 से 30 घंटे पढ़ लोगे ना, अब यहां पर बैठे खुद हंसोगे उन पर्सन्स पर। क्यों, क्योंकि उनको वो आईसीएसआई नहीं है, वो आईसीएसआई के नुमाइंदे हैं, जिन्होंने भी किया है, ठीक है ना, विद ड्यू रेस्पेक्ट, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, स्टडी मटेरियल में कोई कमी नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या कर दी है पता है, उसका प्रेजेंटेशन उनको पता ही नहीं पड़ रहा, ठीक है ना। आप ये दे रहे हो कैपिटल मार्केट, ये दे रहे हो कैपिटल मार्केट, ये दे रहे हो, ये क्या है, सेविंग, ठीक है, ये क्या है, डिपॉजिटरीज, ये क्या है, सिक्योरिटी मार्केट इंटरमीडिएटरीज, ये क्या है, आई, और ये कौन सा लॉ है, अच्छा, ये क्या कर रहे हो तुम, अभी तुम नहीं समझोगे। तुम मेरी बात पहली बार कब समझोगे पता है, अभी से 20 मिनट बाद। उसके बाद कब समझोगे, जब 20-25 घंटे पढ़ोगे। तो अब मैं आपको इससे ना इस दलदल में घुसाना नहीं चाह रहा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, और मैं उस बात को प्रूव करके अपने 10 मिनट खराब नहीं करना चाहता। मैं तो सीधी सी बात करता हूं, आप एज ए स्टूडेंट समझो, आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, बस आज के बाद इसके बीच में डंडा खींचना बंद कर दो। हमको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, CMSL। आपको जो मेरी स्टडी मटेरियल मिलेगी ना, विल बी शॉक्ड बाय नोइंग मैंने कोई पार्ट ए और पार्ट बी नहीं कर रखे। अभी आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा मेरा, कोई पार्ट ए कोई पार्ट बी नहीं है, लेकिन मैंने फर्स्ट पेज पर एक इंडेक्स बना रखी है, किसकी, आईसीएसआई की। अरे वो जो पार्ट ए और पार्ट बी सिर्फ इंडेक्स बना रखी है, लेकिन जस्ट अगले पेज पर मेरी खुद की इंडेक्स है, जिसमें मैंने ये सारे 17 टॉपिक है ना, इसको री अलाइन किया है, और आपको उसी तरीके से 17 टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। और मैं आपको अश्योर कर रहा हूं कि जिस दिन हमारे 17वें टॉपिक की लास्ट क्लास होगी, मैं फिर से आपको इंडेक्स बताऊंगा, किसका, आईसीएसआई का, एंड देन यू विल बी नोइंग कि यार कितनी खतरनाक गड़बड़ हो गई है। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं। मैं एक एग्जांपल से समझाऊं। मर्चेंट बैंकर जो होता है ना, वो किसी भी आईपीओ लाने के लिए ना कैपिटल मार्केट में ध्यान रखेगा। कौन कौन कौन, वो पार्ट बी में समझा रखा है। जय हो, कहां समझा रखा, अरे मेरी बात सुनो, जिक्र कहां पर करा है, पार्ट, अगर मैं बात करूं तो जिक्र को तो कहां पर करा है,
जगह जगह पर मर्चेंट बैंकर। अब जब भी कोई स्टूडेंट जो अपनी सेल्फ स्टडी कर रहा होगा, मैं तो क्लासेस को भी छोड़ता हूं, जो अपनी क्या कर रहा होगा, सेल्फ स्टडी कर रहा होगा, तो उसके दिमाग में क्या सवाल आएगा कि मर्चेंट बैंकर क्या होता है। ठीक है, पता नहीं कोई होता होगा। अचानक जब वो कोई 50 घंटे पढ़ने के बाद कहां पर पहुंचेगा, सिक्योरिटी लॉ में, और तब उसको पता पड़ेगा कि 5 पेजेस का क्या पढ़ना है। अरे बेवकूफ, तू पहले बताता ना। तो अगर जब पहले बता देता कि इसके क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है, तो शायद ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाता। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? तो अब ये लास्ट मूवमेंट था कि मैं इसका क्रिटिक्स, या मैं इसके बारे में क्रिटिक्स करने से मेरा मतलब है कि कुछ गड़बड़ हुई है, ठीक है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी के उन पर्संस से जिन्होंने इसके कोर्स को क्या किया है, ड्राफ्ट किया है। पर हम उस चीज को वापस अब कंक्लूड कर रहे हैं। मैं इस बात को वापस से रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, मैं समय आने पर आपको बताता जरूर रहूंगा कि ये पार्ट ए में था, ये पार्ट बी में था। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? एनीवे, अब हम आते हैं वापस से अपने सब्जेक्ट पर, और मैं स्टार्ट करता हूं। सब्जेक्ट कौन सा? कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ। ठीक है, मैं सब्जेक्ट को, आज का जो ये लेक्चर है ना, आज के इस लेक्चर के अंदर ये अगर सब्जेक्ट भी डीकोड हो जावे तो भी बहुत है, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये सब्जेक्ट जो डीकोड होगा ना, आप इस सब्जेक्ट को मेरे कहने पर अब घर पर जाकर या अपनी सेल्फ स्टडी से कैसे भी करके आप देखना। मुझे एक चीज बताएंगे, ये कैपिटल मार्केट क्या होता है, पता है आपको? हेलो, कोई छोटा मोटा आइडिया? हाँ, इक्विटी डिबेंचर। चले, अब मैं आपको मैं कुछ इतना ही जानना चाह रहा था। मैं अपनी बात को स्टार्ट कर रहा हूं। अब मैं यह मानते हुए स्टार्ट करूंगा कि यू आर जीरो। तो आपको अगर कुछ आ भी रहा है तो आप उसको अपने कलेजे के और दिमाग के थोड़ा सा साइड में रखना। आर यू गेटिंग द पॉइंट? आइए यहां पर सुनना, ये क्या है? फाइनेंशियल मार्केट। कौन सा मार्केट? किसी भी दुनिया के अंदर, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे ब्रह्मांड के अंदर अगर उस देश का फाइनेंशियल्स जो चल रहा है, आपको पता है भारत किससे जाना जाता है? तो आप कहोगे कल्चर से। लेकिन आपको पता है कल्चर से है ना पेट नहीं भरता है। कल्चर हमारी पहचान हो सकती है, लेकिन सही मायने में यह है कि कल्चर से हम देश, अगर एज ए वाइड हम सोचे, देश नहीं चला सकते। आर यू अंडरस्टैंडिंग? देश चलाने के लिए क्या चाहिए? बिजनेस या फाइनेंस, यानी फाइनेंशियल मार्केट चाहिए आपको। आज अमेरिका 5 मिनट के अंदर किसी दूसरे देश पे हमला कर लेता है, उसके राष्ट्रपति को, उसके बड़े से बड़े पर्सन को उठा के लेके चला जाता है। सुबह सुबह अमेरिका ट्वीट करता है कि मुझे ग्लोबल, क्या बोलते हैं उसे, अरे ग्लोब नहीं, वो क्या बोलते हैं उसे, नोबेल प्राइज नहीं मिला, तो इसलिए मैं ग्रीनलैंड पर भी हमला करूंगा। अरे ये क्या खेल चल रहा है? हाँ, आपको पता है ये हकीकत की न्यूज़ है, अभी 3 घंटे पहले की न्यूज़ है। और अगर मैं उस न्यूज़ को भी बता पाऊँ तो मुझे बड़ी अच्छी लगी। वो शायद मैंने इंस्टाग्राम में देखा था, तो अब वो तो रील निकल चुकी होगी, ठीक है। पर लिखा बड़ा बढ़िया। क्या लिख रहा है कि मुझे क्या नहीं मिल रहा है? क्योंकि मुझे ग्लोबल मिला नहीं है तो शांति की अब जिम्मेवारी मेरी नहीं है। ये ट्रंप जी कह रहे हैं कि अब शांति की जिम्मेवारी मेरी नहीं है, तो ग्रीनलैंड संभल जाए। फाइनेंस कुछ नहीं है, युद्ध का रीजन क्या है? पैसा। वहां पर ग्रीनलैंड के पास में वो जो जगह है, वो रूस है, वो चाइना है उसका, प्लस उसके पास में इतनी सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसकी नजर उस पर है। हर देश का अपना कौन सा मार्केट होता है? फाइनेंशियल मार्केट। और ट्रस्ट में, मुझे एक चीज बताओ, ये कौन सा साइड है और ये लेफ्ट, पता है आपको? राइट और लेफ्ट। अब ब्रह्मांड के किसी भी कोने में चले जाओ, इसको क्या बोलेंगे? और ये लेफ्ट, अंग्रेजी भाषा में। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? तो देयर आर सम स्पेसिफिक फीचर्स जो यही नाम से जाने जाएंगे। आप अभी देश इंडिया में हो, मैं तो कह रहा हूं कि यहां पर जनता चेंज कर लो, तुम्हारी जगह ली और जोसेफ को बिठा दो और मेरे को इंग्लिश में बोलना कह दो। अभी अमेरिका की भी क्लास चल रही हो तो भी यही पढ़ाया जाएगा। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट के 2 तरीके होते हैं। फाइनेंशियल मार्केट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है मनी मार्केट और सेकंड है कैपिटल मार्केट। सुना है कभी आपने? नहीं तो हर्षद मेहता की वेब सीरीज देख लो। आप लोगों को बता दूं, ऐसे मैं अपने सभी स्टूडेंट को कहता हूं,
आप एज अ होमवर्क, आपने देख लिया हर्षद मेहता पार्ट फर्स्ट, ये पार्ट सेकंड नहीं, पार्ट फर्स्ट। ये हाफ कोई कैसे देख सकता है वेब सीरीज? अच्छा पहुंच गया है ना, हाँ बता। कैपिटल मार्केट आर्टिस्ट शुरू कर ली थी, नहीं ये पढ़ना नहीं। चले, हर्षद मेहता की वेब सीरीज जब आई थी, मैंने एक दिन के अंदर पूरी देख ली थी। कोई मैं पता नहीं, रात के 2, ढाई, 3 बजे मैं फ्री हुआ था, ठीक है ना। और नेक्स्ट डे से चारों तरफ मेरे को सिर्फ उसी का म्यूजिक सुनाई दे रहा था, ठीक है ना। तो भाई साहब आप उसको एज अ होमवर्क देखो, हर्षद मेहता की किसको, उस वेब सीरीज। क्या बनाने वाले ने बनाया है यार, उसने कितनी स्टडी करी होगी। और मेरे को तो सबसे खतरनाक उस आदमी पंकज पे लग रहा है, क्या एक्टिंग कर रहा है। अगर मैं उसका नाम गलत नहीं कर रहा, पंकज है या पी से ही है, मुझे नहीं ध्यान है, पंकज है या प्रवीण है, मेरे को नाम उसका नहीं आ रहा। जो जिसने वो गांधी है, तो बाय कास्ट वो गांधी है, ठीक है ना। भाई साहब क्या हर्षद मेहता बना है। मैंने कहा ये ऐसे एक्टिंग कर ही नहीं सकता। फिर मैंने उसके ना वो देखे, क्या बोलते हैं, इंटरव्यूज। तब उसने अपने इंटरव्यू में बताया कि मैंने 50-50, 100-100 घंटे की क्लास ली है, किसको समझने की, इस कैपिटल मार्केट। अरे नहीं, कि मेजर जो फेस एक्सप्रेशन है, जब मैं यूं बोल रहा हूं कि भाई अब अपने को मनी मार्केट में एंटर होना पड़ेगा, और मैं मनी मार्केट को नहीं जान रहा हूं, तो मेरी जो फेस एक्सप्रेशन है ना, वो मनी मार्केट वाला आएगा ही नहीं। तो मैंने अपने प्रोड्यूसर से, अपने डायरेक्टर से, ये इंटरव्यू में है, ऑन रिकॉर्ड है, महीने भर का समय मांगा, जिसके अंदर मैं दलाल स्ट्रीट में गया, मैं लोगों से मिला जो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते थे। मैंने हर्षद मेहता को पढ़ा, हर्षद मेहता को जाना कि क्यों वो आपको जिसने अभी आप और किसी ने देख रखी है नहीं, चलो कोई बात नहीं, यहां से आधी वेब सीरीज तो आप समझ ही जाओगे, यहां से मतलब अगले 50-100 घंटे में। सुनना, 2 तरीके के मार्केट होते हैं, कौन कौन से, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। दोनों में क्या फर्क होता है बताऊं मैं आपको। जनरली, मैं एक शब्द यूज कर रहा हूं, जनरली मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए होता है। किसके लिए? शॉर्ट टर्म। और कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म। अरे मेरी बात सुनो, आज हमारी सीएससी ब्रांड में आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, इसका मतलब आप कैपिटल दे रहे हो हमको। कैपिटल मार्केट को छोड़ो ना, अपन तो एक नॉर्मल अंग्रेजी का शब्द देते हैं, इसका मतलब आप हमको क्या दे रहे हो, कैपिटल। लेकिन आप कुछ समय के लिए आते हो कि सर ये कुछ समय के लिए उधार दे लो और 6 महीने बाद वापस देता है, इसका मतलब यू आर हेल्पिंग अस विद द मनी फॉर एक्सपेक्टिंग व्हाट, रिटर्न, दैट्स इट। यहां पर एक चीज को ध्यान रखना, कोई किसी पर फेवर नहीं कर रहा। 2 तरीके के मार्केट होते हैं। एक बार आप मुझे बताओगे कौन कौन से मार्केट, मनी मार्केट एज वेल एज कैपिटल मार्केट। अब इन दोनों मार्केट के बारे में जानते हैं। इस मनी मार्केट के अंदर मेन प्लेयर पता है कौन होते हैं? एनी आइडिया? बिल्कुल सही, इसका सबसे मेन प्लेयर होता है बैंक, नेक्स्ट गवर्नमेंट, और थर्ड बॉडी कॉर्पोरेट, यानी कॉर्पोरेट। मैं तो यह भी श्योर हूं कि जिन्होंने बैंक बोला है वो भी, और जिन्होंने नहीं बोला है वो भी समझे भी नहीं कि व्हाट इज द मीन ऑफ मेन प्लेयर। मेन प्लेयर से मेरा यहां पर सवाल से मेरा क्या मतलब था, मैं उसका कह रहा हूं कि वो कौन से लोग हैं जो मनी मार्केट के थ्रू क्या करते हैं, पैसा लेते हैं। क्या लेते हैं? पैसा। वो ये 3 लोग हैं। मुझे पता है कि तुम्हारा सस्पेक्शन किसके ऊपर आ रहा होगा, गवर्नमेंट। क्या आप नितिन गडकरी जी को जानते हो, है ना? देखें, अब प्रॉब्लम तो ये भी है ना कि मैं यहां पर सर्च करूंगा, क्या वैसा आ जाएगा। 2 मिनट रुकना, ये थोड़ा सा मुझे ना सपोर्ट करना इसके अंदर, खासकर जो वर्चुअल मोड बैठे उनको। वो तो वैसे मेरे को 2 से 2.5 तक देखते होंगे, 2.5 की स्पीड थोड़ी आती होगी, आती है, वाह, उसके लिए चार्ज लगते हैं ना, है ना। नितिन गडकरी, देख रहे हैं भाई साहब, सीखो आप, मैं कह रहा हूं ना, आज की इस क्लास के अंदर सीखो। मैं अगर किसी नेता का अंधभक्त हूं, तो पहला और दूसरा किसका, उसका नाम तो नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है। तीसरे हैं नितिन गडकरी। भाई साहब क्या आदमी है आप। नितिन, एक काम करोगे आज, और कुछ करो ना करो, 15-20 मिनट, आधे घंटे नितिन गडकरी को सुनना। संसद के अंदर बोल रहे हो तो सुनो, रोड पे बोल रहे हैं तो सुनो, सभा में बोल रहे हैं तो सुनो, पर हां, बोल किस पर रहे हो ये भी ध्यान रखना। वो बोल रहे हो फंड पर, बॉन्ड्स पर,
बताऊं क्या हुआ? मैं ये बात बता रहा हूं 2014 की, जब मोदी सरकार बनी थी। नितिन गडकरी से पूछा गया, नितिन गडकरी आप नहीं जानते तो मैं बताऊं, बीजेपी के टॉप 3 फेसेस में से एक कौन है? नितिन गडकरी। का मतलब जिस समय नरेंद्र मोदी कुछ भी नहीं थे, जब नरेंद्र मोदी कुछ भी नहीं थे, तब नितिन गडकरी इस पूरे भाजपा के अध्यक्ष थे। ये है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी एक ऐसी शख्सियत है जिसको मोदी को भी जिससे मिलने के लिए 4 बार सोचना पड़ता है। तो क्या हुआ कि जिस समय मोदी की सरकार बनी, तो ये सारी ऑन रिकॉर्ड की बातें कर रहा हूं, मेरी तरफ से कुछ भी नहीं लेके आ रहा हूं। तो नरेंद्र मोदी जी ने खुद ने पूछा नितिन जी से कि सर यह आदेश, प्रधानमंत्री तो मैं हूं, कौन सा मंत्रालय चाहिए आपको? होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, ये मिनिस्ट्री, वो मिनिस्ट्री, ये आपको पता है सबसे बड़ी मिनिस्ट्री कौन सी होती है? होम मिनिस्ट्री। अमित शाह जो अभी बने हुए, 1 सेकंड लगता कि मुझे क्या चाहिए? होम मिनिस्ट्री। नहीं चाहिए कि सर मुझे तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर दो। यह ऑन रिकॉर्ड नितिन गडकरी ने कहा है कि जिस समय मैंने नरेंद्र मोदी को कहा कि मुझे कौन सी मिनिस्ट्री चाहिए, तो ही वाज शॉक कि तुम क्या कर रहे हो, ये कैसा डिमोशन ले रहे हो आप? यानी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को, यानी समझ ना कि नॉर्मल सा नेता है उसको भी मिल जाता है। तो कहता है कि नहीं, मैं आई हैव वर्कड इन महाराष्ट्र इन ऑन व्हाट रोड्स, मैंने स्टेट हाईवे पे काम किया, अब मैं नेशनल हाईवे पे काम करना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी ने कहा जैसी आपकी इच्छा, ये लो। 2014 से लेकर 2026 आ चुका है भाई साहब, अभी तक इनएविटेबल क्या बने हुए हैं? ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। अब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, मैं ये लाइनें क्यों बोल रहा हूं और तुम सोचोगे कि इसका मनी मार्केट से क्या कनेक्शन है, अभी 5 मिनट बाद समझ में आएगा। अब भाई साहब को क्या बनाना है? हाईवेज। मुझे बताओ, हाईवे बनाना है तो क्या चाहिएगा? फंड, पैसा चाहिए होगा। और कितना? अरे गरीबों, छोटा मोटा नहीं, कितना? 25,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 5 लाख करोड़। वहां पे छोटे मोटे फंड नहीं चाहिए होते। तो गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए होता है, ठीक है? अब गवर्नमेंट पैसा कहां से लाती है? तो पता है, ये भी नितिन गडकरी जी का इंटरव्यू, आप चाहोगे तो मैं आपको शेयर भी करूंगा। तो उन्होंने कहा कि जिस समय हम इसको कर रहे थे तो बड़े बड़े रोड के कंस्ट्रक्शन वाले हमारे पास में आए, हम 5,000 करोड़ देते, हम 10,000 करोड़ देते, हम 15,000 करते हैं। तो उसने कहा कि मेरे को नहीं लेना है, मैं भारत के मार्केट में जाऊंगा और मैं इन्वेस्टर से, रिटेल इन्वेस्टर से पैसा लेके आऊंगा। क्या लिख रखा है? और सुनो, अब मैं वापस से यहां पर चलता हूं। यहां पर गवर्नमेंट इस मार्केट में जाती है और किससे पैसा लाती है? अरे घनश्याम, चौबे, मोहन, दुबे, ये इससे। और ये पैसा क्यों देता है गवर्नमेंट को? रिटर्न के लिए, और हाईली सेफ। यहां पर रिटर्न कितना मिलता है पता है? 8%, 9%, कम, लेकिन एश्योर्ड है कि ये रिटर्न मिलेगा। अरे मुझे पता, बैंक में अकाउंट खोलोगे तो 5% ही मिलता है। आप मुझे बताओ, मेरे पिताजी पर अगर मैं आता हूं कि मेरे पिताजी के पास 5 लाख रुपए पड़े, वो अपने बैंक के अंदर रखेंगे, लेकिन मैं उनको कह दूं ना कि शेयर्स खरीद ले, वो कहेंगे निकल जाए यहां से, कि तू बेच देगा हमारे घर। ऐसा है, आज भी है। तो वो दे विल लव टू बाय विच बॉन्ड्स? गवर्नमेंट बॉन्ड्स। और गवर्नमेंट इस मनी मार्केट के थ्रू क्या करती है? पैसा लेके आती है। तो गवर्नमेंट कैपिटल मार्केट में भी जाती है। अगर मुझे बताओ नेशनल हाईवे बन रहा है और अगर 20 साल तक के लिए बन रहा है, तो वो मार्केट कौन सा मार्केट हो जाएगा? कैपिटल मार्केट। ये अभी बात सुन लेना। लेकिन शॉर्ट टर्म की रिक्वायरमेंट्स के लिए गवर्नमेंट कौन से मार्केट में भी जाती है? मनी मार्केट। क्यों मैं इतना क्यों बोल रहा हूं पता है? क्योंकि कई लोगों को ये ना, ये मेन प्लेयर है, ये समझ में ही नहीं आता। अब कई लोग क्या कहते हैं, सर बैंक को पैसे की क्या जरूरत है? अरे माथा, बैंक को तो सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत होती है। बैंक्स एफडी इशू करती है, आरडी इशू करती है, बॉन्ड्स इशू करती है। बैंक आपसे पैसा लेती है और लोगों को लोन देती है और उससे ब्याज कमाती है, उससे पैसा कमाती है बैंक। तो बैंक को भी फुल पैसा चाहिए होता है। तो बैंक भी कौन से मार्केट में जाती है? मनी मार्केट में। गवर्नमेंट भी कौन से मार्केट में जाती है? और बॉडी कॉर्पोरेट रेयरेस्ट केस में कौन सी जगह जाता है? मनी मार्केट। अब आप समझ चुके हो कि मैंने रेयरेस्ट क्यों कहा है, क्योंकि मुझे अगला पार्ट स्टार्ट करना है। एंड व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट? कैपिटल मार्केट। अब कहानी को समझो। कैपिटल मार्केट के मेन प्लेयर कौन है? सबसे पहला
बिल्कुल सही है, बॉडी कॉर्पोरेट। यानी जो यहां पर सबसे लास्ट में था, अब मैं उसको सबसे टॉप पर कर रहा हूं कि कैपिटल मार्केट में पैसा सबसे ज्यादा कौन लेने जाता है? बॉडी कॉर्पोरेट। हाँ, बैंक्स भी जाती है, और कौन जाती है? गवर्नमेंट। तो यहां पर मैं एकदम रिजिड हो जाऊं कि ये बैंक का है, ये कंपनी का है, तो इस तरीके की बचकाना हरकत आप ना तो लिखने की और ना समझने की कोशिश करना। दोनों में प्लेयर दोनों ही है, लेकिन दोनों के सीक्वेंस बदल जाएंगे। मनी मार्केट जनरली कौन सी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है? शॉर्ट टर्म। और कैपिटल मार्केट कौन सी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है? लॉन्ग टर्म। किसकी? एक और चीज को ध्यान रखना, जब भी मार्केट को समझ रहे हो ना, तो उसके बिहाफ पर समझना जिसको पैसा चाहिए, यानी गवर्नमेंट्स, यानी बैंक्स, यानी कंपनी। अब सोचो मैं एक कंपनी हूं, मुझे 2000 करोड़ रुपए चाहिए। कितने चाहिए? 2000 करोड़। मेरे पास में दो मार्केट है। अब मैं आपको समझाता हूं। अब सुनो, कहां गया रे? हाँ, अब अपन एक फिक्टिशियस एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना कहीं तो समझेंगे ना। ये एक कंपनी है, इस कंपनी को पैसा चाहिए। कितना? 2000 करोड़। इसके पास में कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। ही हैज टू एंटर इनटू विच मार्केट? फाइनेंशियल मार्केट। उसको कहां पर आना पड़ेगा? फाइनेंशियल। तो अपना पहला स्टेप कंपनी कहां लेगी? फाइनेंशियल मार्केट में। इस फाइनेंशियल मार्केट में कंपनी को ना दो रास्ते दिखेंगे। पहला रास्ता कहां? मनी मार्केट। और दूसरा रास्ता कहां? कैपिटल मार्केट। अब कंपनी कहां जाएगी? मनी मार्केट में, कैपिटल मार्केट में? कुछ जवाब नहीं देना है, इट डिपेंड्स। अब मुझे बताओ कितने रुपए चाहिए? किसको? अडानी ग्रुप को। उसके लिए विमल खरीदने जैसा है 2000 करोड़। अरे मेरी बात समझ, उसके लिए क्या है 2000 करोड़? जो लाखों करोड़ रुपए तो उसके पास में भी बड़े होंगे। वो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक के पास कि एक 2000 करोड़ रुपए देना 8 महीने के लिए, 10 महीने के लिए। वो कौन से मार्केट में गया? मनी मार्केट। लेकिन आज एक कंपनी बनती है विकास स्टील्स लिमिटेड, 2000 करोड़। मैं मनी मार्केट में मेरे को कोई पूछेगा भी नहीं। कौन से मार्केट में मैं जाऊंगा? कैपिटल मार्केट में। तो कैपिटल मार्केट में अब मैं आपको जो एस्पेक्ट बता रहा हूं ना, ये एस्पेक्ट मैं आपको एक और एस्पेक्ट बता रहा हूं। आई होप अभी तक भी अगर तुम इस क्लास को नहीं समझोगे ना, तो दिस विल बी द हाई टाइम जिसके थ्रू आप इस चीज को समझोगे। ये कौन है? इन्वेस्टर। आज के बाद इसको एक नाम से जानना है। कौन है ये? इन्वेस्टर। सुनो, ये भारत का नागरिक है। कितने नागरिक है? तकरीबन 140 करोड़। इसमें से आप मान लो 70 करोड़ तो खाने पीने के जुगाड़ से ही लड़ रहे हैं। उनके पास तो इतना है कि शाम तक खाना हो जाए, बहुत है। कितने बचे? 70 करोड़। ठीक है। इस 70 करोड़ में से आप मान लो 30 करोड़ ऐसे लोग हैं जो, मैं इसमें बच्चों को भी काउंट कर लेता हूं, वो भी कर लेता हूं, उसमें भी बच्चे काउंट हो गए, जो कहीं पर भी इन्वेस्ट करने लायक ही नहीं होते, क्योंकि उनके पास पैसा होता है लेकिन उनके खर्च होते। अब कितने बचे? 40 करोड़। ये ऐसे ऐसे करके कम हो जाते हैं। अब इस 40 करोड़ के पास महीने भर के बाद किसी के पास 10,000 रुपए बचते हैं, किसी के पास 20,000 रुपए बचते हैं, किसी के पास 50,000 रुपए बचते हैं। मुझे बताओ, जिसके पास 10,000 20,000 रुपए बचते होंगे वो क्या करता होगा? इन्वेस्ट। आपको देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप अपने फादर को सोचो, आप अपने बड़े भाई को सोचो, बड़ी सिस्टर को सोचो, आप अपने घर में किसी मेंबर को समझो। क्या होता है सबसे पहले? पता है लड़ाई होती है किसकी? बेसिक्स की। रोटी, कपड़ा और मकान। घर सजाने का तस्वर तो बहुत बाद का है, पहले ये तय हो घर को बचाए कैसे, है ना? तो सबसे पहला काम क्या होता है? बेसिक। रोटी, कपड़ा और मकान। ये तीन चीजें अगर किसी पर्सन की सेट हो जाती है, आप, अब मैंने आपको बताया ना 70 करोड़ लोग, 70 से भी ज्यादा होंगे, 80-90 करोड़ रुपए लोग तो सिर्फ किसके लिए लड़ रहे हैं? बेसिक्स के लिए लड़ रहे हैं। बेसिक्स के लिए कि हाँ, शाम को खाना हो जाए अच्छे से, सुबह खाना हो जाए अच्छे से, बच्चे स्कूल चले जाए और घर रहने को मिल जाए, ठीक ठाक पहनने लायक कपड़े मिल जाए, और उनकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। इतना बड़ा तबका भारत का सिर्फ किसके लिए लड़ रहा है? बेसिक्स के लिए। लेकिन मैं आप लोगों को यहां पर बताना चाहूंगा कि बेसिक के बाद का जो स्टेप आता है वो पता है क्या होता है? घर के लिए कुछ एसेट्स खरीद ली, वॉशिंग मशीन ले ली, टीवी ले लिया, फ्रिज ले लिया, ऐसा होता है। ये सारी चीजें भी 2 साल में हो जाती है।
मैं अपन धीरे धीरे आगे चल रहे हैं, आप समझो ना। 2 साल में आपके घर में सारे एम्यूनिटीज आ गई, जो भी छोटी मोटी जो बेसिक एम्यूनिटीज है। अब जो पैसा बचता है ना, तो घर का वो समझदार पर्सन, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, कोई से भी हो, अब सब कमाते हैं। अब इसका काम होगा इस पैसे को क्या करना, इन्वेस्ट। इसीलिए मैं इतना क्यों बोला हूं, ताकि आज की क्लास के बाद जब मैं इसको कहूं कि इन्वेस्टर है, तो तुम्हारे दिमाग में एक पृष्ठभूमि, एक बैकग्राउंड क्लियर है। ये इन्वेस्टर बहुत मुश्किल से बना है इन्वेस्टर। ये मेरे पिताजी हैं, ये मैं हूं, ये आपके बड़े भाई, आपकी बड़ी बहन है, आपके पिताजी हैं, आपकी माता जी हैं, आपके घर के अंदर सभी बड़े पर्सन हैं जो अब उस लेवल पे पहुंचे कि उनके पास 2-5 हजार 10 हजार रुपए बचे हैं कि वो कुछ इन्वेस्ट कर सके। ये इन्वेस्टर हमेशा 2 रास्ते पे जाने की कोशिश करता है। फर्स्ट कौन सा, मनी मार्केट। वर्ड पर गौर करो, ये कौन है, इसके पास भी 2 मार्केट है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। ये इन्वेस्टर है और ये इन्वेस्टर ज्यादा नहीं है, 40 करोड़ के करीब है, और इसके पास भी 2 मार्केट है। कौन सा मार्केट, कैपिटल मार्केट और मनी। अब एक काम करता हूं है ना, क्योंकि तुम समझो, भाव भंगिमाओं से समझो, सीधा नहीं समझ में आए तो। मैं हूं इन्वेस्टर और मेरे पास में फॉर एन एग्जांपल 1 लाख रुपया है। कितना रुपया, मैंने 6-8 महीने में कितने रुपए बचाए, 1 लाख। मैं इस 1 लाख रुपए को लेकर जब इस मार्केट पे आऊंगा तो आई विल सी 2 मार्केट। ऐसा कोई है नहीं, ये सिमुलेशन है, ये छद्म है, दिखेगा नहीं कि तुमको लगेगा ये बिल्डिंग है मनी मार्केट की, ऐसा कुछ नहीं है। बट या तो मैं यहां जाऊंगा, यहां मतलब मनी मार्केट में, और यहां फिर मैं कहां जाऊंगा, कैपिटल मार्केट। अगर मैं सुरेश पालीवाल हूं तो मैं कहां जाऊंगा, मनी मार्केट। मेरे पिताजी का नाम, मेरे पिताजी विल नेवर कम एट वेयर विच मार्केट, कैपिटल मार्केट। लेकिन अगर मैं विकास पालीवाल हूं तो विकास पालीवाल दोनों को सोचेगा, यार मेरे को कौन सा मार्केट अट्रैक्ट करेगा, कैपिटल मार्केट। बट इट डिपेंड्स, मेरी बात सुनना, इस देश में मैं और बाइफरगेट करूं, बट प्लीज इट्स नॉट अ साइंटिफिक फॉर्मूला कि आप इस पॉइंट को उठा के लेके बैठ जाओ। इस 40 करोड़ में से तकरीबन 35 करोड़ लोग तो कौन से वाले हैं, मनी मार्केट वाले, और 4 से 5 करोड़ लोग ही कौन से हैं, कैपिटल मार्केट वाले। आर यू गेटिंग द पॉइंट, जिनके पास पैसा है और ये इन्वेस्ट कर। तो मेरी बात सुनो, इस कंपनी को तो दोनों जगह इन्वेस्टर्स मिलते हैं। कहां कहां पर इन्वेस्टमेंट मिलते हैं। अब आ जाओ कंपनी, अब मैं यहां पे कंपनी बन जाता हूं, मुझे पैसा चाहिए, मैं मनी मार्केट में भी जा सकता हूं, और कब अगर मैं मनी मार्केट में जा रहा हूं तो मुझे मेरे पिताजी मिलेंगे, मेरे पिताजी जैसे लोग, या वो लोग जो समझदार है, जो कम रिटर्न चाहते हैं लेकिन पैसे को क्या चाहते हैं, सेफ। लेकिन अगर मुझे पता है मेरे पास कैपिटल मार्केट भी, और कैपिटल मार्केट में वो लोग मिलेंगे जिनको रिस्क पसंद है और रिटर्न भी चाहिए। क्या ये इस छद्म को समझ रहे हो ना, दिस वन इज द कैपिटल मार्केट। इस कैपिटल मार्केट के अंदर फर्क इन दोनों में ये है, ये रिस्की विस्की का नहीं है, मेन फर्क है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट। अब जो अगला फर्क बता रहा हूं ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है भैया जी। संसद का क्या काम होता है, क्या मुझे बताएगा कोई, लॉ बनाना। कौन से लॉ बनाना, किसके प्रोटेक्शन के लिए लॉ बनाना, सिटीजन्स के, भाई देश प्रोटेक्टेड रह सके। खूब सारे लॉज बनाए हुए देश के अंदर, लेकिन मुझे बताओ इस देश को चलाने के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक किसको सेव करना पड़ेगा, किसको सेव करना पड़ेगा, देश के किस मार्केट को, फाइनेंशियल। अगर देश का फाइनेंशियल मार्केट सिक्योर नहीं हुआ तो बैंड बाजा बज जाएगी। कोई भी पर्सन इन्वेस्ट नहीं करेगा, अपने घरों में पैसा रख देगा। मुझे बताओ, आप लोग मनी मार्केट में पैसा देते हो, सभी पर्सन, आपको पता है आपने भी मनी मार्केट में पैसा दे रखा है, 5 मिनट बताऊंगा कैसे। बैंक में अकाउंट है या नहीं है, तो उसका मतलब तुम्हारा पैसा कहां पे पड़ा है, मनी मार्केट में भी तो पड़ा ही ना। बट मैं अभी यहां पर आता हूं, क्या सिक्योर होना जरूरी है, फाइनेंशियल मार्केट। अब कैसे होगा, इसे सिक्योर करो, इसे सिक्योर करो। जानते तो ना, RBI। मैं एक लाइन बोलूं, इस पूरे मनी मार्केट को 100% कौन सिक्योर करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और कौन सा एक्ट बन रखा है उसके लिए, RBI एक्ट। एक और बात सुनोगे, अब इसीलिए मैं कह रहा हूं हर्षद मेहता की वेब सीरीज देखना, ये पता नहीं वहां तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। इसने कहा आधी देखिए तो शायद अब पहुंचने वाला है।
हर्षद मेहता आग लगा के रख देता है कौन से मार्केट में? कैपिटल। इतना पैसा कमाता है जिसकी कोई हद नहीं। पर उससे इतना पैसे का क्या मतलब होता है पता है? 100 करोड़ 150 करोड़। छठे सातवें सीजन के अंदर या जो एपिसोड में जाते जाते वो एक है ना कर्नाटका के या बंगाल के एक पर्सन से मिलता है, बहुत बड़ा आसामी होता है वो भी। तो अपने भाई से पूछता है कि ये क्या करता है? तो बोलता है ये मनी मार्केट में पैसा लगाता है। कहां पर? वहीं से हर्षद मेहता के बुरे दिन शुरू होते हैं। अगर हर्षद मेहता बैठा रहता कहां पर, अभी तक जीवित होता, अभी तक जीवित होते वो। उनकी सबसे बड़ी गलती क्या हुई? यहां आपको पता है दोनों में से कौन सा बड़ा मार्केट है? मनी मार्केट। अरे मनी मार्केट में तुम तीनों के भी पैसे पड़े हैं, सबके पैसे पड़े हैं, मेरे पैसे पड़े हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट और नॉट? हम सभी के पैसे कौन से मार्केट में पड़े हैं? मनी मार्केट में। हमको ही नहीं पता। मनी मार्केट सागर है और कैपिटल मार्केट कुआं है। इतना पैसा है कौन से मार्केट में? मनी मार्केट में। तब हर्षद मेहता क्या गलती करता है? छठे सातवें एपिसोड में आप पहुंचोगे तो पता पड़ेगा। ही एंटर्ड इनटू विच मार्केट? मनी मार्केट। भाई साहब भूल गया कि मनी मार्केट जो है ना रेगुलेट होता है किसकी तरफ से? आरबीआई। क्या बैंड बजाई है, वो इस मार्केट में पकड़ा गया है। वो किस मार्केट में नहीं पकड़ा गया? क्यों नहीं पकड़ा गया? किसी को पता है? क्या आप मुझे बताओगे? कैपिटल मार्केट किससे रेगुलेट होगा? किसी से नहीं। जिस समय हर्षद मेहता थे 1988, 1989, 1990, 1991, कोई लॉ ही नहीं था। किस यानी लॉ कैसे थे? बिखरे हुए लॉ। बिखरे हुए लॉ थे, यानी थे बट दिखते नहीं थे। देयर वाज नो स्पेसिफिक लॉ ऑफ विच मार्केट? कैपिटल मार्केट। इसीलिए उसको यहां पर बहुत शानदार तरीके से बदमाशी करने का मौका मिल गया। और उसके बाद उसने जो भी काम किया ना, क्योंकि लॉ ही नहीं था, उसको कोई खौफ ही नहीं था। आज यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? तब भारत की पार्लियामेंट ने सोचा देश के अंदर अब इस कैपिटल मार्केट को स्ट्रांग, सशक्त और स्ट्रिक्ट लॉ बनाने का अब समय आ चुका है। और तब एक लॉ बना, जो बना नहीं बन गया। और उस लॉ का क्या नाम है? सिक्योरिटीज लॉ। अरे अभी मेरे को 15 मिनट लगेंगे और खासकर आप इस पूरी क्लास को सुनते रहो, और जब आप पूरी क्लास खत्म होगी, अभी 10-15 मिनट बाद पहला पार्ट कंप्लीट होगा, तब आपको पता पड़ेगा कि यार ये चीजें कितनी इंटरेस्टिंग है। अनटिल ऑनलेस आप इन सभी चीजों के बेसिक्स को न समझो। तो मुझे बताओ, कैपिटल मार्केट विल बी रेगुलेटेड बाय विच लॉ? और मनी मार्केट विल बी रेगुलेटेड बाय द आरबीआई। तुमको चिंता नहीं करनी है किसकी? अगर बैंकिंग का कोई एग्जाम दोगे, अगर सीएस प्रोफेशनल में पहुंचोगे ना, तो वहां पे एक सब्जेक्ट है ऑप्शनल में, पढ़ लेना। तो आपको क्या पढ़ाया जाएगा? मनी मार्केट और उसके रेस्पेक्टिव लॉज। पर एज अ कंपनी या एज अ सीएस आपको किस मार्केट की चिंता करनी है? कैपिटल मार्केट। और जानना है किस लॉ के बारे में? अब अपन इस स्लाइड को भी हटाते हैं। तो मुझे बताओ, ये सिक्योरिटी लॉ क्या होता है? पता है आप में से किसी को? नहीं पता है ना? अगले 10 मिनट के अंदर आपको सिक्योरिटी लॉ पता पड़ जाए ना, तो बहुत सारी रिलैक्सेशन और आपके कब्जे में आ जाएगा इस एक्ट का, इस टॉपिक का, इस मॉड्यूल का नाम, कि ये नाम ऐसा क्यों है। सुनना, कंपनी को क्या चाहिए? पैसा, कैपिटल मार्केट से। तो कंपनी कहां आती है? किसके पास आएगी? इन्वेस्टर के पास। क्या लेने के लिए? पैसा नहीं। कहानी यूं होती नहीं है। कहानी होती क्या है? 2 कदम तुम भी चलो, 2 कदम हम भी चले। आई मीन टू से कि कंपनी आएगी यहां और ये आएगा यहां, और ये दोनों मिलेंगे किस मार्केट के अंदर? कैपिटल मार्केट के अंदर। एक सेकेंड है ना दीपक, एक सेकेंड। हाँ सुनना, कैपिटल मार्केट, दोनों की कहानी को समझना। एक ठीक है, एक ये है कैपिटल मार्केट की तरफ से, और ये आएगा कहां पर? दोनों एक एक स्टेप्स आगे मिलेंगे। ये कहां पर लेगा? कैपिटल मार्केट की तरफ। यानी माफी चाहूंगा जो बीच में, कंपनी
आएगी कहां पर कि हमको पैसा चाहिए 2000 करोड़ 5000 करोड़, ये आएंगे यहां पर, हमको भी क्या चाहिए पैसा। आप समझ हो ना, 2000 करोड़ 5000 करोड़ रुपए जो कुछ भी। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट और नॉट। अब सवाल क्या आता है पता है, ये कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टर्स से पैसा लेंगे तो उसको प्रोटेक्टेड रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। ऑफ कोर्स ये बात है, रहना चाहिए, है ना। तो अब सुनना, इस कैपिटल मार्केट में क्या होता है अब मैं आपको बताता हूं। एक तरफ कौन होती है कंपनी, दूसरी तरफ कौन होता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर के पास में क्या पड़ा होता है पैसा, क्या करने के लिए इन्वेस्ट। वो इस कंपनी को पैसा देता है, ये कैपिटल मार्केट के अंदर हो रहा है, और कंपनी इसको क्या देती है, रिटर्न्स नहीं, पहले सिक्योरिटीज। अरे वापस से चलो कंपनी लॉ के अंदर, कंपनी इसको क्या देती है सिक्योरिटीज। इज इट क्लियर, क्या आप इस बात को समझे, वापस इस बात को समझना, कंपनी इनको क्या देती है सिक्योरिटीज। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। और ये कंपनी को क्या देते हैं फंड। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। ये इस फंड का यूज करते हैं, इसे आगे इन्वेस्ट करते हैं, इससे आगे प्रॉफिट कमाते हैं, और इसके बदले में हर साल या 6-6 महीने में इनको क्या देते हैं रिटर्न। और जब पैसा हो जाता है तो इनको वापस से पैसा रिटर्न भी कर देते हैं, रिडीम जिसको अपन बोलते हैं। अरे यही कहानी होती है ना। तो एक्चुअली कैपिटल मार्केट में प्रोटेक्ट तो इतनी सी ही चीजें करनी है ना। तो सुनो इनको प्रोटेक्ट कैसे किया गया। इस इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन के लिए आई कौन, सेबी एक्ट 1992। ठीक है 1992। इस कंपनी को रेगुलेट करने के लिए कौन सा एक्ट है, कंपनीज एक्ट 2013। बताओ कंपनी इनको क्या इश्यू कर रही है, एक बार फिर से बताओ कंपनी इनको क्या इश्यू कर रही है। तो इनके और इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट। अरे बन रहा है या नहीं बन रहा है। इस सिक्योरिटीज के कॉन्ट्रैक्ट को रेगुलेट करने के लिए आया सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट, 2 मिनट रुको, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, एक सेकेंड, 1956 सेक्रा। सेक्रा का एक ही काम है कि जो सिक्योरिटीज का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना, इसको क्या करना, रेगुलेट करना। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट और नॉट। मेरी बात को समझना, कंपनीज एक्ट हो गया, सेक्रा हो गया, फिर ये क्या हो गया, सेबी एक्ट हो गया। अब सुनना, कितने इन्वेस्टर्स हैं, 4-5 करोड़। अरे अगर अपन पूरे मार्केट को देखते हैं 5-6 करोड़ से भी ज्यादा है, और यहां पर कंपनियां हजारों से भी ज्यादा। क्या ये आज के टाइम में बिना ऑनलाइन मैनेज हो सकती है क्या। अरे सुना होगा तुमने डीमैट। अरे किसके, तो इन सभी की इन ट्रांजैक्शंस को इलेक्ट्रॉनिक मोड से गवर्न करने के लिए आया कौन सा एक्ट, डिपॉजिटरीज एक्ट 1996। अब कहानी को समझना, मैं एक और अलग पेन यूज करता हूं, ये ब्लू, और सिर्फ स्क्रीन के ऊपर गौर करना, मैं यहां पर इसे ऊपर लेके आता हूं और कहानी को समझना। कंपनी लॉ प्लस 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 इक्विवेलेंट टू, हेलो, बेवकूफों की तरह तोता मत बनना कि सिक्योरिटी लॉ तो तुम देख आओगे सिक्योरिटी। हालांकि सरकार इन सबको मर्ज करके एक सिक्योरिटी लॉज बना रही है, लेकिन जब तक वो नहीं बन रहा है तो अब इस कहानी को समझना। मैं इसको वापस से शॉर्ट करता हूं। अब मेरी बचपन वाली बात बताओ कि कैपिटल मार्केट विल बी रेगुलेटेड बाय सिक्योरिटीज लॉ। अरे सिक्योरिटी लॉज ही है। अब तुम तो सभी पर्सन लगभग फर्स्ट ग्रुप पढ़कर आए हो, तो क्या सिर्फ कंपनीज एक्ट ही है, दिमाग लगाओ, क्या है, रूल्स प्लस रेगुलेशन। क्या सेक्रा एक्ट ही है, रूल्स प्लस रेगुलेशन। क्या डिपॉजिटरीज एक्ट ही होगा, रूल्स प्लस रेगुलेशन। क्या सेबी एक्ट ही होगा, रूल्स प्लस रेगुलेशन 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 रेगुलेशन, एलओडीआर, याद आ रहा है, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, आईसीडीआर। अरे समझ रहे वो सब क्या है, रेगुलेशंस।
अब दिमाग को समझो, इन सब के साथ इनके रेगुलेशन भी, तुम इनको अकेला मत समझना। तो मुझे बताओ, अब याद आया अभी से ठीक 1 घंटे पहले का पॉइंट, जब मैंने आपको कहा था कि 100 घंटे तो आपको कंपनी लॉ पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये रहा, यानी इस सब्जेक्ट में मैं आपको क्या नहीं पढ़ाने वाला हूं, कंपनीज एक्ट, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप में पढ़ चुके हो। बताओ ये क्या 3 टॉपिक के नाम बताओ मुझे। सेबी एक्ट, सेक्रा एक्ट और डिपॉजिट। अब एक काम करते हैं, हालांकि मैं इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी के ना इस कोर्स से इस कोर्स के अंदर जो लिखा हुआ है वो सब कुछ ओके है, लेकिन इसके सीक्वेंस में कुछ इश्यूज हैं जिसको समय आने पर मैं आपको बताऊंगा। बट मैं आपसे जानना चाहता हूं, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द टॉपिक नंबर 3, ताकि आप सिक्योरिटी लॉ समझो। व्हाट इज द टॉपिक नंबर 4? सेबी एक्ट। व्हाट इज द टॉपिक नंबर 5? समझ में आया? और टॉपिक नंबर 1 क्या है? बेसिक ऑफ कैपिटल मार्केट। कहानी समझ रहे हो कि इंस्टीट्यूट बेचारा चाह बहुत कुछ रहा है, और जो बनाने वाला, लेकिन उन्होंने सिर्फ सीक्वेंस के साथ, अरे भैया ये तीनों किसके पार्ट हैं? ये सिक्योरिटीज लॉ है यार, क्या कर रहे हो? आर यू अंडरस्टैंडिंग? बट चलने दो, अपने को ज्यादा विरोध करके जाना कहां है। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट और नॉट? तो मैं आपको इसके थ्रू बता रहा हूं, ये सभी लॉज विल सिक्योर टू होम? कैपिटल मार्केट। अब इस लॉज में आपको क्या मिलने वाले हैं? रूल्स और रेगुलेशन, उन्हीं को हमको पढ़ना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो आपको सब्जेक्ट का एक परिप्रेक्ष्य समझ में आया कि सब्जेक्ट है क्या। ये सब्जेक्ट बड़ा सीधा साधा है कि देश के अंदर, अब देखो आपको कितनी चीजें क्लियर हुई। 2 तरीके के मार्केट होते हैं, कौन कौन से? मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। अब आपको ये चीज क्लियर हुई, आपको यह भी पता पड़ गया कि अब कैपिटल मार्केट विल भी, देखो अभी से आधे घंटे पहले जब मैंने कहा था, जैसे मैंने इनको बोला कि कैपिटल मार्केट उनका रेगुलेशन नहीं था, इसीलिए तो सेबी 1992 में आया। हर्षद मेहता 1991 के अंदर ही कर चुके थे, और 1992 में जब पकड़ में आए स्कैम 1992, उसके बाद सेबी एक्ट को लाया गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? तो हर्षद मेहता को डर था ही नहीं। क्यों डर नहीं था? क्योंकि देयर वाज नो सेबी एक्ट। सेबी एक्ट था ही नहीं, सिर्फ सेक्रा और कंपनी जब चलते थे वो चलते थे। इसीलिए सबसे इन चारों एक्ट में से सबसे मेन एक्ट कौन सा है? सेबी एक्ट। इज इट क्लियर? तो आई होप तुमको आज इस फर्स्ट लेक्चर पर ही कैपिटल मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है वो तो एटलीस्ट समझ में आ चुका होगा। इज इट क्लियर? तो अभी के इस लेक्चर के लिए इतना ही, ठीक है ना? चलिए।